सच में बहुत सुंदर था। सभी तरह के पेड़ पौधे, फूल पत्तियां और साफ पानी के झिलमिलाते तालाब और सुंदर वन में खिलखिलाते सभी पशु पक्षी। सुंदर वन में एक पेड़ पर गंगाराम तोता, उसकी पत्नी गंगी और छोटा बेटा मिट्ठू उसके साथ रहता था। गंगाराम और गंगी उड़ते हुए दूर दूर जाते और वापसी में खाने की ढेर सारी चीजें मिट्ठू के लिए लेकर आते। पर मिट्ठू लाडला था, खाना खाने में आनाकानी करता। मुझे भूख नहीं है, आप साइड में रख दो। मुझे जब भूख लगेगी मैं खा लूंगा। गंगाराम और गंगी उसे प्यार से समझाते। देखो मिट्ठू, हम इसे प्यार से लाए हैं, कुछ खा लो। खाओगे नहीं तो बड़े कैसे होगे? गंगी बड़े लाड़ से ही कहती। अच्छा, तो मैं और तेरे पापा आंखें बंद करते हैं। आंखें हमारी बंद, बताओ कौन खा गया? कौन खा गया? ये कहकर गंगी और गंगाराम आंखें बंद कर लेते हैं। मिट्ठू को इस खेल में मजा आता और जल्दी से वो खाना शुरू कर देता। थोड़ी देर बाद जब गंगाराम और गंगी आंखें खोलते तो देखते कि मिट्ठू खाना खा चुका है और वो उसे लाड़ से पूछते। अरे, यहाँ हमारे मिट्टू के लिए खाना था, कौन खा गया? हाँ हाँ, बताओ तो, हमने थोड़ी देर के लिए आंखें क्या बंद की? हमारे मिट्ठू का खाना कोई खा गया। नहीं माँ, मैंने भी आंखें बंद कर ली थी। पता नहीं कौन खा गया, जरूर गुन्नू खा गया होगा। मिट्ठू की भोली और प्यारी बातें सुनकर गंगाराम और गंगी हंसने लगते। वो मिट्ठू को गले लगा लेते और सब मिलकर गाने लगते। सुंदर वन में हमारा घर, छोटा सुंदर प्यारा घर, उस घर में हम सब रहते हैं, खाते सोते और गाते हैं, पीहू पीहू पीहू। मिट्ठू बहुत ही लाड़ प्यार में पल रहा था, इसलिए उसे शरारतें करने की आदत पड़ गई थी। उसकी शरारतों से जंगल के पशु पक्षियों को परेशानी भी होती थी। मिट्ठू कभी किसी को चोंच मारकर उड़ जाता तो किसी का खाना मुंह में लेकर दूर जाकर गिरा देता। मिट्ठू की माँ के पास शिकायतें आती। ऐसे ही एक दिन एक भैंसा शिकायत लेकर आया। तुम्हारे मिट्ठू ने आज मुझे ठीक से चारा नहीं खाने दिया। जब भी मैं चारा खाने के लिए मुंह खोलती, ये आता और पंच मार कर उड़ जाता। इसे समझाओ ना। और उसके बाद बंदर ने भी शिकायत की। मैं जैसे ही मूंगफली तोड़कर खाने लगा, ये तेजी से उड़ता हुआ आया और मूंगफली मुंह में दबाकर चला गया। ऐसा इसने 2-3 बार किया। गंगाराम और गंगी मिट्ठू की इन हरकतों से काफी परेशान थे। वो मिट्ठू को समझाते तो वो एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। कभी वो मिट्ठू को जोर से डांटते तो वो मुंह फुलाकर दूसरे पेड़ पर जा बैठता। उसी पेड़ पर लंगूर दादा भी रहा करते थे। मिट्ठू को देखते ही वो समझ जाते कि आज इसे फिर से डांट पड़ी है और ये रूठ कर यहाँ आ बैठा है। लंगूर दादा उसे समझाते। देखो मिट्टू बेटा, तुम्हारे माता पिता तुम्हें जो समझाते हैं वो तुम्हारी भलाई के लिए है। तुम्हें शरारतें कम करनी चाहिए और ऐसी शरारतें तो कभी नहीं करनी चाहिए जिससे किसी को कष्ट पहुँचे। लंगूर दादा, पर मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, बड़ा हो जाऊंगा तो शरारतें नहीं करूँगा। आप जब छोटे थे तो कम शरारतें नहीं करते होंगे। इस पर लंगूर दादा हंस देते और प्यार से समझाते। अरे मिट्ठू बेटा, बेवजह जिद करना और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाली शरारतें करना ठीक नहीं होता। एक दिन गंगाराम और गंगी उड़ते हुए कहीं दूर निकल गए। वहाँ उन्होंने बहुत से अखरोट और मूंगफली के दाने गिरे हुए देखे। उन्होंने आपस में सलाह की। क्यों गंगे, क्या कहते हो?
क्यों ना हम इन्हें ले जाकर अपनी खो में रख लें, बुरे वक्त में काम आएंगे और अगर किसी पड़ोसी को जरूरत पड़ी तो उसे भी दे देंगे। हाँ, आप सही कहते हैं। इंसान को अपने बुरे वक्त के लिए हमेशा बचत करके रखनी चाहिए। फिर वो दोनों उन अखरोट और मूंगफली के दानों को ले जाकर अपनी खो में रख लेते हैं। उधर मिट्ठू शरारतें करता हुआ इधर उधर उड़ रहा था कि तभी उसने गुन्नू तोते को अपनी छोटी सी गाड़ी चलाकर जाते हुए देखा। गुन्नू भाई की मोटर चली पम पम पम, मेरे बराबर खड़ा हो किस में है दम। गुन्नू भाई की मोटर चली पम पम पम। बस ये देखते ही मिट्ठू के भी मन में आ गया कि उसे भी ऐसी ही मोटर चाहिए। वो तुरंत उड़ता हुआ घर गया और अपने माँ बापू से कहने लगा, बापू बापू, मुझे भी गुन्नू जैसी मोटर चाहिए। देखो मिट्ठू बेटा, हम तुम्हें वो मोटर नहीं दिला सकते। हमारे पास उतना सामान नहीं है कि जिसे देकर बदले में तुम्हें मोटर दिलवा दें। हाँ बेटा, और फिर अगर तुम्हें मोटर की सवारी करनी ही है तो गुन्नू से दोस्ती कर लो। दोनों मिलकर मोटर की सैर किया करो। नहीं माँ, मैं गुन्नू की मोटर में भला क्यों बैठूं? मुझे तो अपनी मोटर चाहिए ही चाहिए बस। गंगाराम और गंगी ने मिट्ठू को बहुत समझाया पर मिट्ठू नहीं माना। मिट्ठू को पता था कि उसके माँ और बापू ने खो में ढेर सारा सामान इकट्ठा किया हुआ है। वो उसे विशु कबूतर को देकर मोटर ला सकते हैं। विशु कबूतर मिट्टी से तरह तरह की चीजें और अलग अलग डिजाइन की मोटर गाड़ियां बनाने में माहिर था, पर अपने हर सामान के बदले में कीमत पूरी लेता था। उधर मिट्ठू रुककर फिर से लंगूर दादा वाले पेड़ पर जा बैठा। मिट्ठू से पूरी बात सुनने के बाद लंगूर दादा ने भी उसे समझाने की पूरी कोशिश की, पर मिट्ठू ने एक नहीं सुनी। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। आखिर थक हार कर गंगाराम और गंगी को मिट्ठू की जिद के आगे झुकना पड़ा। वो अपना सारा सामान, सारी जमा पूंजी लेकर विशु कबूतर के पास गए और मिट्ठू को मोटर दिलवा दी। मोटर पाकर मिट्ठू खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वो झूम झूम कर पूरे जंगल में अपनी मोटर घुमाने लगा। मिट्टू भाई की मोटर चली पम पम पम, मेरे आगे आए वो किस में है दम। मिट्टू भाई की मोटर चली पम पम पम। इधर उधर मोटर घुमाता हुआ मिट्ठू जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उसकी माँ को इलाज की जरूरत थी। अब एक ही रास्ता था कि गंगी को डॉक्टर बलराम के पास ले जाया जाए। बंदर बलराम बहुत ही काबिल डॉक्टर साहब थे, पर डॉक्टर बलराम ने इलाज का काफी खर्चा बता दिया। गंगाराम और गंगी तो अपनी सारी जमा पूंजी मिट्ठू के लिए मोटर खरीदने पर खर्च कर चुके थे। मिट्ठू रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो बापू, अब मैं कभी जिद नहीं करूँगा। मुझे ये मोटर भी नहीं चाहिए, इसे विशु का। Spot your train in real time. Get live train running status on Ixigo even without internet. को वापस दे दो और माँ का जल्दी से इलाज करवाओ। मिट्ठू की बात सुनकर गंगाराम जब मोटर विशु कबूतर को वापस कराने गया तो उसने टका सा जवाब दे दिया, सुनो भाई गंगाराम, बिका हुआ माल वापस नहीं होता और फिर मिट्ठू मोटर को कितना इस्तेमाल भी कर चुका है। जब लंगूर दादा को इस सारी घटना का पता चला तो उन्होंने जाकर विशु को समझाया। लंगूर दादा के समझाने पर विशु ने मोटर वापस ले ली और कुछ सामान रखकर गंगाराम को उसका सामान वापस कर दिया। गंगी का इलाज हो गया और वो खुशी खुशी अपने घर लौट आई। गंगी को वापस घर में पाकर मिट्ठू उससे लिपट गया और रो रो कर माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो माँ, अब मैं कभी जिद नहीं करूँगा, उल्टी सीधी शरारतें भी नहीं करूँगा। बस बस बेटा, चुप हो जाओ।
तुम समझ गए, यही हमारे लिए बहुत है। गंगा और गंगी ने मिट्ठू को माफ कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी बेवजह जिद नहीं करनी चाहिए।